जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम अक्टूबर 2025 से लेकर और मार्च अप्रैल 2026 तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मिथुन मनहास। तो मिथुन मनहास एक पूर्व क्रिकेटर हैं, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो वो अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। मिथुन मनहास एक अनुभवी घरेलू क्रिकेटर हैं जिन्होंने दिल्ली टीम के लिए खेला है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। हेमांग अमीन या इसके सीईओ हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। देवजीत सैकिया सचिव हैं। कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज भाटिया। मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत अगरकर। आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। पुरुषों के कोच हैं यानी पुरुषों की टीम के कोच हैं गौतम गंभीर और महिलाओं की टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो इसकी प्रस्तावना नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल की प्रस्तावना लिखी है। यह जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का भारतीय संस्करण है, यानी कि जो आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल नामक पुस्तक है, ये उनकी आत्मकथा का भारतीय संस्करण है। इस आत्मकथा में मेलोनी के जीवन, विचारों और राजनीतिक यात्रा को दर्शाया गया है। मोदी जी ने प्रस्तावना में मेलोनी की जीवन यात्रा को साहस, सेवा, सिद्धांतों से भरी हुई बताया हुआ है और इसे उनकी मन की बात की तरह कहा है। यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है और जो उनकी आत्मकथा का अमेरिकी संस्करण लॉन्च किया गया था, उसकी प्रस्तावना डोनाल्ड ट्रंप जूनियर यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा बालोद। तो बालोद जो है छत्तीसगढ़ में है और ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। पिछले 2 वर्षों में बालोद में एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह जो सफलता हासिल की है इस जिले ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 अगस्त 2024 को एक बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था। तो इसके परिणाम स्वरूप इस जिला ने ये उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 128। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को जारी किया गया था जिसमें भारत 128वें स्थान पर था। इस इंडेक्स को द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया था। यह सूचकांक बताता है कि किसी देश में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो कितनी स्वतंत्र हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी है उनमें। ठीक है, इन सभी को लेकर के ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में 2025 में 176 देशों को रैंक किया गया है। तो भारत 176 देशों में 128वें स्थान पर है और पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो ये दोनों बिहार में स्थित हैं। तो बिहार के गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि पश्चिम चंपारण में है, तो उसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट में वे आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड्स होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता दी जाती है। वेटलैंड्स में क्या आता है? तालाब आते हैं, झीलें आती हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ वर्ष भर पानी रहता है, तो ऐसी भूमि को आर्द्र भूमि बोला जाता है। तो दोस्तों, यह जो दर्जा दिया जाता है रामसर साइट का, ये रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है। रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि बोला जाता है। इसका उद्देश्य है कि जो
दुनिया भर की वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको बचाना। भारत इस संधि में 1982 मतलब भारत ने 1982 में इस संधि को अपनाया था और वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, बुआलोई तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो 2025 में बुआलोई तूफान आया था, तो इसने वियतनाम, फिलीपींस और थाईलैंड इन सभी को प्रभावित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बुआलोई तूफान फिलीपींस और थाईलैंड से होते हुए वियतनाम के उत्तरी और मध्य हिस्से में पहुंचा था, जिसने कई स्थानों को प्रभावित किया था और इस तूफान के कारण वियतनाम में 26 लोगों की मौत भी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर 2025-26 में आए कुछ प्रमुख चक्रवात देख लेते हैं। तो जो बिफा नामक चक्रवात आया था, इसने दक्षिण चीन, वियतनाम और लाओस को प्रभावित किया था। इसका नाम दिया था थाईलैंड ने और ये जुलाई 25 में आया था। रेमल ने पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश को प्रभावित किया था। ओमान ने इसका नाम दिया था, मई 24 में आया था। असना नामक जो तूफान है, ये इसने गुजरात, महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था, सितंबर 24 में आया था। यागी तूफान ने चीन, म्यांमार, वियतनाम को प्रभावित किया था। जापान ने इसका नाम दिया था, अक्टूबर 24 में ये आया था। फेंगल तूफान पुदुचेरी, तमिलनाडु को प्रभावित करने वाला तूफान था। सऊदी अरब ने इसका नाम दिया था, नवंबर 24 में आया था। दाना की बात करें तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया था और दोस्तों कतर ने इसका नाम दिया था, सितंबर 24 में आया था। अलबारो तूफान ने मेडागास्कर, मोजाम्बिक को प्रभावित किया था और फरवरी 24 में आया था। मोगन तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था और यह अप्रैल 24 में आया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 किसने जीता है? तो दोस्तों, एशिया कप 2025 इंडिया ने जीता था। तो ये T20 फॉर्मेट में आयोजित किया गया था। दुबई, अबू धाबी, UAE में इसका आयोजन हुआ था और शेरू जो कि एक टाइगर था, यह इसका शुभंकर था। फाइनल भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी 5 विकेट से। दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल रहे हैं तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव, गेम चेंजर ऑफ द मैच शिवम दुबे। सबसे ज़्यादा छक्के फाइनल में लगाए हैं तिलक वर्मा ने। सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप यादव ने हासिल किए थे, 7 मैचों में 17 विकेट। इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग, ओमान, UAE और पाकिस्तान की टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत के कप्तान थे सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान का जो कप्तान था वो था सलमान अली आगा। दोस्तों, एशिया कप की बात करें तो 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। तो 1984 से 2014 तक ये ODI फॉर्मेट में आयोजित किया जाता था। फिर 2016 से ODI और T20 दोनों फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है बारी बारी से। सबसे सफल टीम है भारत, जिसने 9 टाइटल जीते हैं, जिसमें 7 ODI और 2 T20 हैं। सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं सनत जयसूर्या ने और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं हारिस रऊफ ने, 36 विकेट लिए हैं। ये पाकिस्तान का है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, यानी मार्च 2026 और इसके अलावा फरवरी, जनवरी, इन सभी की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ऐप इंस्टॉल करना है और ऐप पर फिर ई बुक वाले सेक्शन पर जब जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा इसी ऑप्शन पर यानी ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2025 चिकित्सा की अगर हम बात करें तो अमेरिका के मैरी ब्रंको और अमेरिका के फ्रेड रैम्सडेल और जापान के सिमोन साकागुची को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल और FOXP3 जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह दिया जाता है, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक थे। उनके द्वारा
1895 में अपनी वसीयत लिखी गई थी और इसी वसीयत के आधार पर 1901 से ये पुरस्कार शुरू हुआ था। मानवता की भलाई के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को ये सम्मानित करने का काम करता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और साहित्य यानी लिटरेचर, शांति मतलब पीस, और अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1969 में जोड़ा गया था, यानी 1969 से ये शुरू हुआ था। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने ताकाइची। अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों, विदर्भ ने ईरानी कप 2025-26 हाल ही में जीता है। तो विदर्भ ने तीसरी बार ईरानी कप अपने नाम हासिल किया है। इससे पहले 2017-18 और 18-19 की ट्रॉफी भी इसने ही जीती थी। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराया था। ईरानी कप की बात करें तो इसका पहला संस्करण 1959-60 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी के मौजूदा चैंपियन और शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम के बीच ईरानी ट्रॉफी या ईरानी कप आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दोस्तों मेघला दर्रे पर। तो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क की बात करें तो इसको BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। हिमांक परियोजना के तहत इसे बनाया गया है और इसे मेघला दर्रे पर बनाया गया है जो कि लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,400 फीट है या फिर 5,913 मीटर है। भारत चाइना सीमा के पास फुकचे गांव तक यह पहुंच को आसान करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने अल्जाइमर के इलाज के लिए किस दवा को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा लेकेनमेव। तो लेकेनमेव नाम की जो दवा है वो अल्जाइमर के इलाज के लिए बनाई गई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में इसको मंजूरी दी है। अल्जाइमर की बात करें तो इसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। यह रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रखा है? आंसर हो जाएगा सेंट जॉन्स द्वीप। तो सिंगापुर में जुबिनगर्ग की मृत्यु के बाद वहां की सरकार ने जिस स्थान पर उनका निधन हुआ था उस द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रखा है। सेंट जॉन्स द्वीप के पास तैरते समय बेहोश होकर डूब गए थे जुबिनगर्ग, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जुबिनगर्ग भारतीय प्रसिद्ध और असम के सबसे बड़े गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीत लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई PM सेतु योजना का उद्देश्य क्या है? तो ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 1000 ITI संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना की शुरुआत की है। तो PM सेतु का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। तो इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देना। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस, इन सभी को दिया गया है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, मेरा होव चोंगबा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो यह पर्व राज्य के पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच एकता और मेल जोल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा खालिद अल ऐनानी। तो खालिद अल ऐनानी यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं। उनका संबंध इजिप्ट देश से है। यूनेस्को के बारे में अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में बनता है, तो इसलिए इसे जरूर नोट करें। इसका उद्देश्य है
शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। तो दोस्तों, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहाँ पर दीपावली को राजकीय अवकाश यानी स्टेट हॉलीडे के रूप में मान्यता दी है। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर और न्यू जर्सी राज्य में भी दीपावली को स्कूलों में अवकाश के रूप में मान्यता दे चुका है, यानी कि हॉलीडे घोषित किया गया है दीपावली के दिन। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो शिव कुमार मोहन का इसके लेखक हैं। तो केंद्रीय मंत्री राम मोहन ने शिव कुमार मोहन का की पुस्तक एबव द बियॉन्ड का विमोचन किया था। और जो शिव कुमार मोहन का है ये प्रसिद्ध उद्योगपति और सामाजिक विचारक हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला था? तो ये मारिया कोरिना मचाडो को मिला था। तो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2025 का। उनका संबंध वेनेजुएला देश से है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन कौन है? मदर टेरेसा, इन्हें 1979 और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला था। भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शेरी सिंह। तो शेरी सिंह भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बनी है। ये प्रतियोगिता मनीला, फिलीपींस में आयोजित की गई थी। यह इस प्रतियोगिता का 48वां संस्करण था। 120 से अधिक देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। जो मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित की जाती है इसमें विवाहित महिलाएं भाग लेती हैं। तो भारत की तरफ से शेरी सिंह ने हिस्सा लिया था और वो भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बन गई हैं। आपको याद रखना है कि शेरी सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने IUCN की सदस्यता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा इसका आर्मेनिया। तो जो आर्मेनिया देश है उसने IUCN की मेंबरशिप प्राप्त की है अक्टूबर 2025 में और अबू धाबी में इसकी घोषणा की गई थी। बात करते हैं IUCN की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह संगठन दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, प्रजातियों का संरक्षण और पर्यावरणीय नीति निर्माण में सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि सुनक किन 2 कंपनियों के सीनियर एडवाइजर बने हैं? तो ऋषि सुनक जो हैं ये ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। अब वो 2 कंपनियों के सीनियर एडवाइजर बने हैं। तो इसमें पहली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी कंपनी है एंथ्रोपिक। तो इन दोनों कंपनियों के सीनियर एडवाइजर बने हैं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। उनका फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी नीति और वैश्विक आर्थिक रणनीतियों पर होगा। सर्जियो गोर भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? इस क्वेश्चन में आप स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सर्जियो गोर हैं वो भारत में अमेरिका के राजदूत बने हैं। तो सर्जियो गोर ने भारत के अमेरिका के राजदूत का पद संभाल लिया है। सर्जियो गोर अमेरिका के सबसे युवा राजदूत हैं। उन्होंने PM मोदी जी के साथ रक्षा, व्यापार, तकनीकी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की थी। आमिर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत आए थे? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान की सरकार है। तो तालिबान की सरकार के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत की यात्रा पर आए थे। इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप नोट जरूर करिएगा। तो उन्होंने कई स्थानों का दौरा भी किया था। 6 दिन की उनकी ये यात्रा थी। उन्होंने हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, उनसे भी मुलाकात की थी। अब उनकी इस यात्रा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनयिक संवाद है और जो संपर्क है वो और मजबूत हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन होगा। और भारत में इसका आयोजन कहाँ होगा? अहमदाबाद में। ठीक है। इससे पहले भारत 2010 में भी नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर चुका है। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है?
तो ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है और इस सम्मान का नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। तो दोस्तों, ट्रंप ने गाजा संघर्ष में युद्ध विराम कराने में मदद की थी और उन्होंने बंधकों की रिहाई में भी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कैंटर आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सोनाली घोष। तो सोनाली घोष को कैंटन आर मिलर पुरस्कार 2025 मिला था और वो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली इंडियन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करिएगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर हैं सोनाली घोष, तो उन्हें कैंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें संरक्षित क्षेत्रों में इनोवेशन और प्रभावशाली मैनेजमेंट के लिए दिया गया है और वो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली इंडियन बनी है। यह पुरस्कार IUCN की वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोजेक्टेड एरियाज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान दिया होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जनरल अनिल चौहान। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड पुस्तक का विमोचन किया था। इसको हमारे देश के जो वर्तमान में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, उनके द्वारा लिखा गया है। पुस्तक में भविष्य की चुनौतियों के अनुसार भारतीय सशस्त्र बलों को तैयार करने की रणनीति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा उरुग्वे। तो दोस्तों, उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। तो अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे सम्मानपूर्वक मृत्यु का विकल्प मिल सकता है। हाल ही में किस देश ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है, तो अब सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनना प्रतिबंधित होगा, यानी चेहरे को ढकना प्रतिबंधित होगा सार्वजनिक स्थानों में। गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका जन्म 1941 में हुआ था। 20 अक्टूबर 2025 को उनका निधन हुआ है। 300 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है। उनकी जो प्रसिद्ध फिल्म थी वो थी शोले। एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन गई है। तो भारत से आगे केवल अमेरिका और रूस हैं। चीन चौथे नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। सुल्तान जोहोर कप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। तो सुल्तान जोहोर कप हॉकी से संबंधित है और 2025 में इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। 13वां इसका संस्करण आयोजित हुआ था 2025 में। ऑस्ट्रेलिया, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया और न्यूजीलैंड ने इसमें हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता है, तीसरी बार विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया। भारत रनर अप रहा है, तीसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कफाला सिस्टम को समाप्त किया है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में जो कफाला सिस्टम था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो 70 साल पुराना ये सिस्टम था। तो इसमें क्या होता था कि कोई विदेशी मजदूर अगर सऊदी अरब काम करने जाता था तो जिसके अब वहाँ वो काम करता था उसकी इजाज़त के बिना वो नौकरी नहीं बदल सकता था। इस सिस्टम को कफाला सिस्टम बोला जाता था। और जिसके वहाँ वो व्यक्ति जो नौकरी करता था उसका जो मालिक होता था वो मजदूर का पासपोर्ट भी अपने पास रख लेता था, जिसके कारण वो कहीं और मजदूरी ना कर सके। तो इसको कफाला सिस्टम बोला जाता था। अब ये सिस्टम सऊदी अरब में बंद हो गया है। भारतीय सेना द्वारा गठित की गई बटालियन का नाम क्या है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा एक नई बटालियन का गठन किया गया है जिसका नाम है भैरव। क्या नाम है दोस्तों? भैरव। तो भैरव बटालियन का गठन किया गया है और इस बटालियन का जो इस्तेमाल होगा वो कहाँ पर होगा? बॉर्डर वाले इलाकों में होगा, यानी चाइना और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। तो शुरुआत में 25 भैरव बटालियन बनाई जा रही हैं, जिनमें से 5 पहले ही पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं।
तो इनके पास आधुनिक हथियार होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजमाता श्रीकित का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो थाईलैंड की जो महारानी थी, राजमाता थी सॉरी, क्यून मदर कहलाती थी, श्रीकित, उनका 24 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ है। उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1932 को और वे थाईलैंड के राजा वज्रालोंगकोर्न की माता हैं और देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा भूमिबोल अब्दुल्लादेज की पत्नी है। हाल ही में किसने पृथ्वी के एक नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि की है? आंसर हो जाएगा नासा। तो नासा ने पृथ्वी का एक अस्थायी चंद्रमा खोजा है जिसका नाम है 2025 PN7। ब्रिटिश, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुनील अमृत को प्रदान किया गया है। तो भारतीय मूल के इतिहासकार हैं सुनील अमृत। तो उनकी एक पुस्तक है द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो इसके लिए उन्हें ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 मिला है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है बानो मुश्ताक को, ये भारत की हैं। और पेन पिंटर पुरस्कार 2025 मिला है लीला अबू लैला को, ये सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार 2025 मिला है गीतांजलि श्री को, ये भारत की हैं। और बुकर पुरस्कार 2024 मिला है सामंथा हार्वे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को। सरस्वती सम्मान 2024 साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है मोहन लाल को, ये 55वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का अगला पार्ट भी जल्द ही आएगा, तो आप अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दें कि आप स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप जब स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाना है। लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। कॉम्बो पैक को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है। और इसमें मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा, जिसमें आपको मतलब 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी। 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए भी। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर मंथली करेंट अफेयर्स जो मंथली टेस्ट होता है वो मिल जाएगा। इसके अलावा 10,000 से अधिक GK GS का क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, यहाँ पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लें। इसके अलावा दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, SSC, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।